हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। उसी तैयारी क्रम में मैं एक और क्लास लेकर आपके साथ जुड़ रहा हूं जो आपके अपकमिंग एग्जाम सीटेट फरवरी 2026 का होना है, उसमें ही बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और मेहनत करिए। ऐसा नहीं कि डेट आ जाए उसके बाद भी आप ना करिए, फिर जब एडमिट कार्ड आए तो पढ़ाई करें, ऐसा नहीं है। आप चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, हवा में कोई चीज़ नहीं आती, बार बार पढ़ना पड़ता है। ये अपने अंदर आदत डाल लीजिए कि कोई भी चीज़ को अगर सीखना है ना तो आप बार बार पढ़िए। ये मैथ की बात नहीं है, जितने भी सब्जेक्ट है सबको, ठीक है ना। और आप इसको पूरी क्लासेस अगर पढ़ लेंगे तो आपको खुद को आइडिया हो जाए कितना आसान पेपर आता है पेपर 2 का। मतलब आपके लिए मुझे लगता है 10 से 12-15 मिनट में आप सवाल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, सवाल सिखाऊंगा, कैसे लगाया जाता है, फार्मूलेज बताऊंगा। फार्मूला आप अप्लाई नहीं कर पाते होंगे क्या क्या कैसे हैं, तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे सब कुछ आपको सिखाऊंगा। आप आराम से हमारे साथ बने रहिए और पूरी क्लास को देखिए आराम से, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का बिना देरी की। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि किसी आयत जिसकी भुजाएं 176 और 56 सेंटीमीटर हैं एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त की परिधि क्या है। तो आप मुझे बताइए, एक आयत है, ये दिया है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एक आयत का क्षेत्रफल होगा जिसकी भुजाएं, ओ नो एक मिनट, एक आयत जिसकी भुजाएं इतना इतना है एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुच साइड आर, किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं इतना इतना है। तो एक आयत यहाँ लिखा जाएगा बेटा, ठीक है। तो एक आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं इतना इतना है, तो मैं कहता हूं कि एक आयत है, ठीक है। क्या है, आयत है, ठीक। और एक क्या है, वृत्त है। दोनों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो इसका जो 176 और 56 है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, ये दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल आप कहेंगे, यस सर। तो आयत का जो क्षेत्रफल है ना 176 गुणे 56 बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मुझसे वृत्त की परिधि पूछा गया है, इसका मतलब 2 पाई आर की वैल्यू पूछा है। 2 पाई आर आंसर इंटीजर में आया है, तो मैं कहूँगा कि जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, इतना आप जान जाओ। 22/7 इंटू आर। 11 का मल्टीपल 6 3 ये है, ये भी है, ये भी सारे हैं, सारे 11 का मल्टीपल है, तो मुझे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो 2 8 16, मतलब कि 176 गुणे जो 56 है ना बेटा, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा ये। और 7 8 56, ओह सॉरी, यहाँ कैसे कट कर दिया इसको मैंने। तो ये 56 है और यहाँ पे 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 56 गुणे 7। मतलब अभी इसको यहाँ नहीं लिखता हूँ, ठीक। तो आर की जो वैल्यू होगी 8 गुणे 56 गुणे 7, तो मैं कह सकता हूँ 8 गुणे 7 गुणे 7। तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगी 8, ठीक, और 7। तो 8 सते 56, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो 8 सते कितना आ गई, 56 आ गई। बस आप यहीं पे रख दो, 56 आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 गुणे 22/7 गुणे 56, तो 7 8 56, 22 8 कितना होता, अभी किया था 176, कितना 176 गुणे का 2, कितना होता है 176 का गुणे 2। 176 2 7 2 340 और 12 352, यही आपका आंसर बनेगा। यूनिट 2 वाला आंसर होगा, तो 352 आ जाएगा, ठीक है ना। 352 आ जाएगा, उसकी परिधि 2 पाई आर होती है, 352 सेंटीमीटर बनेगा। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे, आप कहेंगे नो सर। आप चाहते तो और भी आसानी से कर सकते, ये सब ना लिखते डायरेक्ट कर लेते, फिर मैंने आपको समझाया है यहाँ पे, ठीक है। बिमाओ 40-36 एक सेंटीमीटर ठोस घनाभ के पृष्ठ को 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से पेंट करने की लागत। इसका मतलब है कि जब भी एक घनाभ है उसके 6 सतह हैं, 6 सतह को पेंट करने पर उसका 6 सतह का एरिया निकालो। तो 6 सतह के एरिया की बात करेंगे तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 LB + BH +
HL बराबर, हाँ मैं ये कहूँगा कि एक घनाभ के आकार का कमरा है, उसमें 6 सतह है, 6 सतह का आपने एरिया का फार्मूला लिख दिया, आ गया, ठीक है ना। अब इस एरिया को पेंट करने के लिए 20/100 मतलब प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को किससे 20 रुपये लेता है, तो कितना ले लेता है वो आपसे लेता है 1032 रुपये लेता है। यही x का मान निकालना है। इसका मतलब है कि ये L है और ये B है और ये क्या है H है। तो LB दो, LB वैल्यू कितना 36 बहत्तर 144, 144 का मतलब वो 1440। BH की वैल्यू जो हो जाएगी वो 36x आ जाएगी और HL की वैल्यू जो होगी वो 40x आ जाएगी। गुणे का 1/5 आप कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 1032 ऐसे ही रहेगा। इसको कट करूँगा यहाँ से, ठीक है ना, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 छंग 12। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 36 40 से 76, 76x बराबर ये उधर चला जाएगा 2580, 2580 माइनस 1440, ठीक है। 0 में से 0 गया, 8 में से 4 गया, तो 4, 5 में से 4 गया 1, 2 में से गया 1, तो 76x की वैल्यू जो है ये है ना। तो 7 × 14 140 होता है। चलो ठीक है, 19 चौक 76, 19 छक्का 114, 4 15 60। इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितना आ गई 15 आ गई और 15 सेंटीमीटर होगा। तो यही आपका x का मान पूछा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे याद रखना कि जब भी किसी भी घन या घनाभ की सतह को हम पेंट करना होगा तो उसके सभी सतह को पेंट करेंगे। सभी सतह का मतलब है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसका मैंने एरिया निकाल लिया और प्रत्येक को 20/100 को तो 100 से डिवाइड किया और 20 से, ठीक है ना, बराबर कितना है 1032 रुपये आ गया इसकी लागत। क्लियर है। एक्स की वैल्यू निकाल दिया, सॉल्व करके 15 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? आप कहेंगे नो सर। पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू बराबर पी एस, आर क्यू बराबर आर एस। इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से सुनिएगा कि पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। क्या है? पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। कैसा है मुझे नहीं पता, ठीक है, मैंने बना दिया ऐसे। तो पी क्यू आर एस, पी क्यू बराबर पी एस के, पी क्यू ये है बराबर पी एस के, चलो ठीक है भाई। और आर क्यू बराबर आर एस के, आर क्यू ये ऐसे कर दिया बराबर आर एस के। तो कह रहा है कि इस चतुर्भुज के बारे में कथन सत्य है, सत्य पूछा है। इसके विकर्ण बराबर होंगे। इसके विकर्ण बराबर तब होते जब या तो ये रेक्टेंगल होता तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। इसके एडजेसेंट है तो बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये गलत है। इसके विकर्ण परस्पर लंब होंगे, यस, इसके विकर्ण परस्पर लंब होंगे। कह रहा है प्रत्येक विकर्ण शीर्ष प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर कोण को समद्विभाजित करते हैं। ये कहाँ, ये हो ही नहीं सकता। इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, नहीं। रोम्बस में ऐसा होता है, रोम्बस रेक्टेंगल में होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके विकर्ण परस्पर लंब होंगे। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसके, तो अगर हम समचतुर्भुज की बात करें तो है मेरे पास क्या समचतुर्भुज, देखता हूँ, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, अच्छा बनाता हूँ मैं, हाँ बन गया ना। एक समचतुर्भुज है, एबीसीडी समचतुर्भुज जहाँ एडीबी ABC एक समचतुर्भुज है। तो ADB इसको भी मैं ड्रा करना चाहूं, ठीक है। ADB यहां पे ध्यान देना, ADB कितना है 25 डिग्री है, ठीक है। और आपको ये पता है क्या कि अगर ये 25 है, ये 25 है, तो मतलब कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो कोण समद्विभाजक होते हैं। इसका मतलब ये 25 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 25 होगा। और समचतुर्भुज के जो समकोण होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। अगर ये 25 है तो ये 50 है पूरा, तो ये भी 50 होगा। और एडजेसेंट कोणों का सम 180 होता है तो ये कितना बनेगा 130 बनेगा। तो ये भी कितना बन जाएगा 130 बनेगा प्रॉपर्टी के आधार पर, ठीक है ना। अब इस सारा पॉइंट में अलग से लिख देता हूँ। तो 2BAD मैंने एंगल पता कर लिया, क्या 2BAD तो 2 × 130 माइनस ABC
ए बी सी 50 है तो माइनस का 50, 13 दूनी 26, 260 माइनस 50 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 210 डिग्री आ जाएगा। 210 ऑप्शन में है कि नहीं है? ठीक है, आपको मुझे लगता नहीं आया होगा समझ में, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ मैंने कैसे किया। अगर ये 25 था तो ये भी 25 होगा। कैसे कि मैं यहाँ पे नोट करके लिखूंगा, एक बात नोट करके लिखूंगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं, कोण समद्विभाजक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कोण समद्विभाजक होते हैं। ठीक है ना। और पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण, आमने सामने कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट क्या है कि आमने सामने कोण समान होते हैं। एडजेसेंट मतलब कि आसन्न, आसन्न को हम लिखेंगे क्या? एडजेसेंट, आसन्न कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहीं से निकाला बेटा। ये हमें 25 दिया था। मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से इसको पूरा समझा देता हूँ। ठीक है ना। देखो क्या है कि ए बी सी डी था। ठीक, ए डी बी ये 25 है। तो कोण डायगोनल है, कोण समद्विभाजक होगा तो ये भी 25 होगा। आमने सामने कोण समान होते हैं तो ये भी 25 और ये भी 25। इसका मतलब ओवरऑल कितना बना? 50 भी बन गया। तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है तो ये 50 है, कितना बनेगा? 130। आमने सामने समान होते हैं तो ये भी क्या बनेगा? 130। बस सारा मिल गया हमें, खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, प्रॉपर्टी पता है तो आप सवाल बहुत आसानी से जल्दी से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, फिर आप गुणा भाग करते रहेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए आंकड़े बहुलक, माध्यिका और परिसर का माध्य क्या है? हमसे माध्य पूछा है। ठीक है ना। तो मीन निकालने को बार बार क्वेश्चन आता है बेटा, बार बार क्वेश्चन इस पे आता है, आपने देखा है ना। तो जब माध्य की बात करेंगे बेटा, माध्य को हम क्या कहते हैं? मीन। ठीक, तो बहुलक, माध्यिका और परिसर, बहुलक, माध्यिका, इस लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं, गलत हो गया है, इतना आप समझ जाएंगे। परिसर डिवाइड बाई 3। अब मैंने आप बताया जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इन डेटे का अरेंज कर लो। अरेंज करो। सबसे छोटा नंबर क्या है? 8 से। 8 9 10 11, 8 9 10 11। ठीक है, तो 7 से शुरू हुआ है तो 7 8 9 10 11, 12 नहीं है, 13 है, फिर 14 है, 15 है, 16 है, 11 हो गया। 13 14 15 16, 13 14 15 16। ठीक है, 17 है और उसके बाद फिर क्या है? 23 है, ये 16 है, 17 है, फिर उसके बाद क्या है? 23 है। तो हम इनका जब अंतर निकालेंगे ना तो परिसर निकल के आएगा। 23 और 7 का अंतर जो होगा तो 13 तो 15 आ जाएगा। 15 7 कितना होता है? ये तो परिसर आपको कितना मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर यहीं पे बहुलक की बात करेंगे किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आप मुझे बताइए, कोई नंबर 2 बार आया है क्या? कोई नंबर 2 बार आया है? 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 23, 7। इसका मतलब है कि इन्होंने फिर कहीं ना कहीं कुछ छोड़ा है। 7 8 11 13 9, 7 8 9 10 11 2 बार आया बेटा।
11 कितनी बार है, 2 बार है। देखो एक बार 11 यहाँ, एक बार 11 यहाँ है, मैंने एक ही बार लिखा है, इसका मतलब एक बार और आएगा। तो यहाँ पे जो बहुलक होगा वो कितना बनेगा, यहाँ जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, माध्यिका की बात करेंगे तो टोटल टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो 5 इधर से, 1 2 3 4 5 इधर से, 1 2 3 4 5, तो ये दोनों को जोड़ लो, 13 11 कितना बनेगा, 24, और 13 11 24 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो माध्यिका कितनी आ गई, 12 आ गई। इन दोनों तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर दिया, ठीक है ना। तो 15 10 25 10 35, 15 10 25 10 35 तो 35 तो 37 1 38, तो जब 38 को डिवाइड बाई 3 करेंगे, 38 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 13 3 39 मतलब 12 है ना, 3 एकम 3 और 3 छक 18, अरे 3 गुना 6, 3 गुना 6 2 8 3 छक 18, 12.6 मतलब यही है आपका आंसर, 12.5। इसमें थोड़ा सा डेटा को अरेंज कर दो बस, छूट नहीं पाए कट कर लिया करो बस, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें क्या कह रहा है कि 1/x प्लस 1/x बराबर है, मतलब x का मान दिया है और y का मान दे रखा है, आपसे पूछा। तो अब x और y के मान ऐसे इसको आप निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ये कहूँगा मैं कि जो x है ना, जो x है बराबर एक रूट के अंदर लिख लें, 98 है तो 9 8 17 18, 9 का मल्टीपल है तो इसको लिखूँगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, कोई दिक्कत नहीं, 22 गुणे 9 लिख दूँगा हो जाएगा। और 55 को लिखूँगा कि 11 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2, कोई दिक्कत नहीं है, ये x है। और यहीं पे जब y की वैल्यू इधर निकालूंगा मैं, तो y की जब वैल्यू निकालने लगूंगा तो यहाँ पे क्यूब लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, क्यूब, तो 33 3 99, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जब मैं करूँगा इसको तो 21 3 63, तो 121 गुणे में क्या कर दूँ, 3 कर दूँ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो ये घन मूल है तो 11 गुणे में 3 लिख दूंगा और गुणे 3 कर दूंगा और 11 गुणे 11 लिखूंगा और क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, ठीक है। 11 दूना 22 करूँगा तो एक 11 आ जाएगा और 2 इससे यहाँ से हो जाएगा तो इसका 2 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा, तो 5 दूना 10 30, 30 11 33, कितना आ जाएगा, 330 आ गया। और इधर सॉल्व करूंगा, x की वैल्यू कितना आ गई बेटा, 330, इधर सॉल्व करूंगा तो 3 है, 3 3 का पेयर बनाएंगे, 2 1 3 11, तो 11 3 33, कितना बन जाएगा, 33 आ जाएगा। क्लियर है। आपसे पूछा क्या है, ये इसका मान पूछा है, तो मेरी बात ध्यान सुनिए, तो ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई अपान एक्स वाई, ठीक है। तो जब यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे x प्लस वाई करेंगे तो 330 प्लस 30, तो 330 प्लस 30 बटे 330 गुणे क्या हो जाएगा, 30, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मैं कट कर दूँ इसको, एक 0 यहाँ से कट होगा तो ये कट जाएगा, ठीक, 3 से ये कटेगा तो 3 11 33 आ जाएगा, तो 11 बटे कितना हो गया, 330, कोई दिक्कत नहीं, 11 बटे 330 और 11 त्याई 33, तो 1 बटे कितना हो गया, 30 हो गया। 1 बटे 30 लिखा हुआ है तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 0 बार गया, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, ठीक है। फिर 30 का पढ़ा पड़ेंगे, 0 बार जाएगा, 30 3 90, फिर से 30 3 90, तो 0.3 का 03 का बार आ जाएगा, मतलब ये वाला आंसर बनेगा 0.03। थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं तो 0.33 0.03 में आप कंफ्यूज हो जाए कहीं पे, ठीक है। एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू निकाल दी और यहाँ पे मैंने आंसर बता दिया, ठीक है। पी का मान ये दे रखा है और पी को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो ध्यान देना कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों की पावर यहाँ पे सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो p की वैल्यू है ना बेटा, p जो लिखा है 12.34 इंटू 10 की पावर 10, अगर इसको लेफ्ट ले आएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, -0 इस पॉइंट को यहाँ लेके आऊँगा तो इधर क्या हो जाएगा, 0.567 इंटू 10 की पावर 10 हो गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि 10 की पावर 10 मैंने कॉमन ले लिया, तो 12.34 जीरो लगा दो माइनस 0.567 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा। तो इसका मतलब 10 की पावर 10 रहेगा ही रहेगा और 10 में से 7 गया तो कितना आएगा,
3 आ जाएगा। बचा यहाँ पे 3, 13 में से 6 गया तो कितना आएगा 7। यहाँ बचा कितना 12, 12 में से 5 गया तो 7। यहाँ क्या हो गया 11, 11 दोनों 7, 7, 3, ठीक है ना। एक इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 1.1773 इंटू 10 की पावर 11 हो जाएगा। ऑप्शन है क्या 1.773 इंटू 10 की पावर 11, 1.773 इंटू 10 की पावर 11। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। करा कि किसी संख्या से -1/4 इनवर्स को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल -7/4 इनवर्स का व्युत्क्रम हो, है ना। 7/4 तो मेरी बात की संख्या को से, तो मैं कहता हूं संख्या x है। क्या है x है, ठीक। x से -1/4 इसको सिंपली लिख दें, 4 लिख देंगे, वो भी कैसे माइनस में 4, तो पावर का साइन हट जाएगा जब उसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ताकि गुणनफल -7/4 का व्युत्क्रम प्राप्त हो, का व्युत्क्रम हो। तो मैं कहता हूं, है ना, तो पहले इसको पलट के लिखेंगे तो हो जाएगा -7/4 आप कहेंगे, ठीक, माइनस हट गया, ठीक है ना। हमें व्युत्क्रम बताना है, कह रहा है कि किसी संख्या x से इसको गुणा किया जाए ताकि गुणनफल, अब इसका व्युत्क्रम वो चाह क्या रहा है इस बात को समझना है। तो मैं यहीं पे अगर बात करूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जो x की वैल्यू है ना वो 7 क्या हो गई 16 हो गई। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे ये नहीं पूछा किसी संख्या से, संख्या x है -1/4 का इनवर्स, मतलब इसको 4 लिख सकता हूं, को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल -7/4 और -1 का व्युत्क्रम प्राप्त हो। इसका मतलब इसको हम पहले लिखेंगे क्या कि -4/7, लेकिन वो गुणनफल जो चाहता है ना -4 वो चाहता है कि माइनस का 7/4 चाहता है, माइनस का 7/4। मैंने वो बात डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी है। तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से यहाँ नीचे आएगा, 4 चौक 16 जाएगा, 7/16। तो 7/16 भी प्लस का आंसर यही होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, नहीं तो माइनस प्लस में 16/7, 7/16 में आप गलती कर जाएंगे। क्लियर है। 31, 36, 32 पी स्क्वायर पी क्यू पावर 5 आर पावर 4, जहां पी क्यू और आर अभाज्य संख्याएं हैं तो पी प्लस क्यू माइनस 2 आर का मान है। मैं कहता हूं कि 31, 36, 32 के फैक्टर करूंगा मैं, तो 2 से पहले जाएगा तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, ठीक है ना, 1 11, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 2 कम 2 छंग 12। आप कहेंगे यस सर। 2 से 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 0, 2 अट्ठे 16। ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। 2 3 6, 2 9 18, 2 2 4, 0, 2 चौको 8, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 छंग 12, 0, 2 2 4। फिर 2 से जाएंगे 2 9 18, 2 अट्ठे 16, 0, 2 1 कम 2। फिर 3 से जाएगा 3 3 9, 3 9 6, 2 8, 3 चक 18, 3 7 21, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 3 1 कम 3, 0, 3 अठे 24, 2 26, 3 9 27। फिर 3 से जाएगा तो 3 3 9, 3 चक 18, 3 1 कम 3 3 9। फिर 3 से जाएगा तो 3 1 कम 3, 3 9 6, 3 1 कम 3। उसके बाद 11, अब फिर क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब हमें मिला क्या, तो 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5, 1 2 3 4 गुणे 3 की घात 4 और गुणे 11 की घात 2। यही हमें तुलना करना है किससे, कि पी स्क्वायर इंटू क्यू पावर 5, क्यू पावर 5 इंटू आर की पावर 4। तो 5 पावर किसकी है, तो यहाँ से तुलना करेंगे। अगर क्या है घातें समान है तो आधा बराबर होगा, तो q की वैल्यू कितना होगी पी क्यू आर। तो q की वैल्यू कितना है 2 है, और p की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू 2 है, p बराबर क्या आ जाएगा 11। तो r की वैल्यू 4 है, तो मतलब कि पावर 4 दोनों जगह सेम है, तो इसका मतलब इसका मान 3 आ जाएगा। हमसे पूछा है p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू 11 प्लस 2 माइनस 2 3 6, 13 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आंसर आएगा। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा फैक्टर सावधानी से करने की ज़रूरत है, नहीं तो टाइम लगेगा इसमें, फिर आप गलती हो जाएगी, ठीक है ना।
आप मैथ में स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके मैथ तो छोड़ो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। इतना भी स्पीड से मत करो कि गलती हो जाए। चलिए आगे। कह रहा है कि सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं, ठीक है। कितना अंक मिला है, टोटल अंक दिए गए हैं। जो कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट बनाया जाए तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा। कोण पूछा है, तो वैसे मैथ में कितना मिला, 96 नंबर। टोटल जो मार्क्स हैं 6 4 10 10 20 के शून्य हासिल 2, ठीक है ना। 6 2 8 8 16 16 4 20 और 25 25 5 30 33 33 7 39, तो जो 390 मार्क्स है ना, यही तो होगा। 6 4 10 10 20 के शून्य हासिल 2 और 6 2 16 16 8 3 24 25 25 8 चौक 32 33 33 7 40। एक बार फिर से जोड़ ले बेटा, 8 3 24 6 3 31 31 में 40 बनेगा, 400 आएगा। गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि जो 400 अंक है ना वो 360 डिग्री के बराबर है। एक कटेगा तो 10 चौक 40 और ये 3.6 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, मैथ में 24, तो मैं यहाँ पे बेटा 24 से गुणा करूँगा, तो यहाँ भी मैं 24 से गुणा करूँगा, ठीक है ना, बस हो जाएगा। तो 24 छक्का 2 छक्का 12 120 और 6 चौको 24 144, 24 छक्का 144, ठीक है ना। 24 से 72 144, 144 के 4 हासिल 14 और 24 से 72 72 10 82 4 86, तो 86.4 डिग्री आ जाएगा। यही आपका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। बताओ भाई, मिल गया कि नहीं मिल गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे। जो भी आप पाते हैं वो अपने आप में, क्योंकि पाई चार्ट में ड्रा करना है तो पाई चार्ट में ये सारे अंक जो होंगे एक पाई चार्ट बनाएंगे ऐसे हम, उस पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 यहाँ पे 5 6 हो गए, ठीक है। इसमें अलग अलग एंगल के हिसाब से बताएंगे। तो वहाँ पे पूछा है कि अगर 24 चौका 96, तो 96 अगर अंक उससे प्राप्त हैं तो कितने डिग्री के बराबर होगा, तो 86.4 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है बेटा। तो आज इतना ही रखते हैं इस क्लास में, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, कम से कम उनको भी फ़ायदा हो, जिससे कि सीटेट अगर एक बार क्लियर हो जाए। वैसे भी आपको जो सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि उस मैक्सिमम उनको पेपर 2 ही देना है। अगर वो साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मैथ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।